अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनटॉक बाय फिनक्लब। आज हमारा फोर्थ एपिसोड है इस पॉडकास्ट सीरीज का। एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन। ही हैज़ डन अमेजिंग जॉब इन द स्पेस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। एंड इससे ज़्यादा कहने से पहले मैं उनका नाम बता देता हूँ आप लोगों को। फुरकान पुंजानी आज हमारे साथ मौजूद हैं। फुरकान भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम सलाम। पहले मैं एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। तो फुरकान ने जब ये काम स्टार्ट किया था, आई थिंक बैक इन 2020। हाँ, 2020। सो हम लोग क्योंकि इंडस्ट्री में ही थे एंड वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ व्हाइल, तो फुरकान ने शुरू में मुझे कहते थे कि यार आ जाओ थोड़ा इसके ऊपर, मैं शुरू कर रहा हूँ इस तरीके से। एंड फ्रैंकली आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ नॉट बिलीविंग इन हिम। एंड यहाँ पर मुझे इनको ये क्रेडिट ज़रूर देना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल दीज ईयर्स एंड आफ्टर ऑल दिस एफर्ट ही हैज़ डन समथिंग जो कि इनक्रेडिबली सक्सेसफुल है। एंड इन्होंने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन प्ले किया है फाइनेंशियल लिटरेसी के स्पेस के अंदर। लोगों को एजुकेट किया है एंड लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है टू द स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग। ये मैंने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया। फुरकान भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्ट मैं सवाल ठोकूं अपना? नहीं भाई, आप सीधा सवाल ठोके हैं। वैसे ही मुझे बहुत ऊंचा मोटा फील हो रहा हूँ मैं। फुरकान भाई, पहले तो ये बताओ कि यार बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। तो आज तक कोई ऐसा सवाल जो लगा हो कि यार व्हाट इज द मोस्ट वियर्डेस्ट क्वेश्चन समवन हैज एवर आस्क्ड यू? एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया। उसने मुझे आई थिंक लिंक्डइन था या कहीं और था। उसने मुझे मैसेज किया। उसने मुझे कहा कि यार फुरकान भाई, और इट वाज अ वेरी लॉन्ग मैसेज, ठीक है। और उसके बाद फिर चैटिंग हो रही थी। तो फुरकान भाई, आई हैव अ एआई टूल, आई कैन बिल्ड अ वेरी गुड एआई टूल। मैंने एआई के अंदर बहुत बड़ा काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं एआई का एक टूल बनाऊं, उसको अंदर डालूं कंपनी के, और उसके बाद फिर हम ये भी कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर हम मॉडल भी बना सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर मैं उसको लिस्ट करा दूं। और जब मैं उसको लिस्ट कराऊं तो मैं फिर बोनस पे बोनस देता रहूं। और बोनस देने के बाद, क्योंकि मार्केट को तो आपको पता है बहुत पसंद है बोनस वाले शेयर, जिसका बोनस आता है शेयर बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं कितनी बोनस दे सकता हूं साल में, और मेरा शेयर कितना, कोई ऐसी लिमिट है? असल में सवाल क्या था, कोई ऐसी लिमिट है कि एक शेयर कितना ज्यादा महंगा हो सकता है? मतलब ₹1,00,000 पर शेयर हो जाए, 2 लाख, तो पीएसएस रोकता है कहीं पे जाके? मैंने कहा भाई, मतलब हमारे यहाँ है ये लॉजिक कि बोनस पे जो है ना, लोगों को बहुत शौक होता है कि आजकल नया ट्रेंड आ गया। हाँ, स्प्लिट का। वो स्टॉक स्प्लिट का। बट दिस वाज द weirdest क्वेश्चन। मैंने कहा यार, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब दीज आर द कंपनीज आई टेल नॉट टू गो इनटू व्हेन दे हैव सो मेनी, दे टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। मतलब जूते बनाने से लेकर बाल काटने तक सब कुछ करना है उनको, और फिर उसके बाद स्टॉक स्प्लिट करके राइट दे के। मैंने कहा यही तो नहीं करना है, मैंने यही तो समझा रहा हूँ उसको, बट ही वाज अ किड, सो दैट वाज द weirdest क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ये होता था कि बोनस, जो तुमने कहा ना कि ऐसी वो कंपनीज है जिनसे हम कहते हैं कि यार स्टे अवे, बट अब तो मेन स्ट्रीम कंपनीज भी इसमें उतर के आ गई हैं। मतलब देयर इज नो रीजन टू बेसिकली डू इट। अब वो ठीक है, आप फेस वैल्यू पे तो रीजन बता देते हो कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी, बट वैल्यूएशन तो वही रहेगी ना यार, उससे फर्क नहीं, क्या पड़ता है? हाँ, पता है, मैं भी मजाक कर रहा था अपनी कम्युनिटी में। मैंने कहा कि यार, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि एक केक के 6 हिस्से हों या 600 हिस्से हों, फर्क नहीं पड़ता है। बट मैंने कहा यार, आई थिंक आई एम रॉन्ग। मैंने कहा नहीं भाई, ये कुछ तो है, यही मसला जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कुछ है, लेकिन यार मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, ओके, देयर इज अ लॉजिक, ठीक है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। यूनिलीवर का 30-32 हजार रुपए का शेयर, हाँ। ठीक है। यूनिलीवर डज इट, वो 3,000 रुपए का शेयर कर देता है या 300 रुपए का शेयर कर देता है। एंड पीपल लाइक कि जो नहीं खरीद सकते थे, जैसे किसी का 5,000 रुपए का एसआईपी है, तो वो 32,000 रुपए का शेयर नहीं खरीद सकता। उसको एसआईपी करने के लिए पहले अलग से 6 महीने एसआईपी करना और फिर उसको एक शेयर करेगा। तो यहाँ समझ में आता है। बट 1600-1700 रुपए का अगर शेयर है, 1,000 रुपए का शेयर है, 3,000 रुपए का शेयर है, 4,000 रुपए का शेयर है, उसके बाद भी आप कर रहे हो, बट चलो ठीक है। ये तो ठीक है, चलो जो 1,000 रुपए, 16,000 रुपए, 1,600 रुपए, ये जो बोल रहे हो उसके अंदर चलो फिर किसी हद तक सेंस बनता है। 500-500 रुपए के शेयर्स के ऊपर बोनस है, वो वापस स्प्लिट आ रहे हैं। हाँ, सो दैट्स फनी, Yeah, दैट्स रियली फनी। सो आई थिंक इसका जो टेक अवे है ना, वो ये है कि यस, फंडामेंटली इट डजंट चेंज एनीथिंग, ठीक है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मार्केट परसेप्शन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज आपके पास है जिसमें आपके पास ऐसी कोई चीज मिल जाती है, कोई न्यूज आ जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी योर रिटर्न विल बी हायर देन, योर रिटर्न कैन बी हायर देन द नॉर्मल स्टॉक जिसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। तो एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ कंपनीज आर इवन टॉकिंग अबाउट कि यार इसको करना चाहिए। बाकी बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने कभी नहीं किया है, वो भी घुस रही हैं इसके अंदर, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। या बिल्कुल। या फुरकान, मैंने शुरू में तारीफ तो अच्छी करी, थोड़ा सा आप भी अपना जर्नी तो बताओ कि ये जब स्टार्ट किया था
तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, जो इन्वेस्ट कार है इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। यूजली जैसे मैंने देखा है कि कभी कभी ये होता है कि कोई लाइफ में एक इवेंट होता है, इट कुड बी अ मिस्टेक, इट कुड बी अ सक्सेस, और इट कुड बी समथिंग जो आपको यूजली मोटिवेट करता है कि यार फिर मैं कुछ इस तरह का करूँ और मैं आगे तक इस चीज को लेकर जाऊँ। नहीं, ये एक्चुअली मैंने शुरू किया था आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले आई थिंक। मैंने बेवकूफों की तरह जो नहीं हम, क्योंकि इस स्पेस के अंदर ना उस वक्त कोई नहीं था, तो आपको, मुझे ये भी नहीं पता था कि यार मुझे ट्विटर स्पेस करनी है या ट्विटर पे लिखना है, मुझे लिंक्डइन पे लिखना है वगैरह वगैरह। बट इसका जो असल सीड था ना वो बहुत सालों पहले आया था, जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन भी नहीं की थी। मेरे डैडी जो है ना वो पक्के ट्रेडर थे, मतलब पक्के ट्रेडर हैं, मतलब अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। पक्के ट्रेडर जो होते हैं ना, मतलब पक्के ट्रेडर, सुबह 9:15 बजे बाजार खुलती थी और वो जो है ना 9 बजे से लेकर अपने ब्रोकरों से बातें करते थे। 2 ब्रोकर्स थे उनके पास, वो बात करते थे यार ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, आज ये बेचते हैं, आज ये लेते हैं, आज ये बेचते हैं। ऐसा इंटरेस्ट मेरे अंदर क्रिएट हुआ। लेकिन फिर कुछ थोड़ा सा झटका लगता था। अच्छा, होता ये था कि मेरे डैडी का, जब मैं कहूँ डैडी यार तो आज तो पैसे बन गए, मतलब हम क्या करते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, डैडी आज तो पैसे बन गए, अब तो मैं ये शर्ट ले सकता हूँ, मुझे आप ये दिला सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इस तरह नहीं होता, तुम्हें नहीं पता स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। और जब नुकसान हो तो पूरा मुंह उतरा हुआ हो। और मैंने कहा यार ये क्या, मतलब ये कौन सी बाइनरी लॉजिक है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ही यूज्ड टू मेक 1000, 1500, 5000 रुपए का नफा एंड 15 20 हजार रुपए का नुकसान। एंड एक्चुअली ही वाज पुटिंग इन मनी एवरी मंथ, मतलब एक होता है ना हर 3-4 महीने के बाद उनका सिर्फ लॉस की फॉर्म का वो उल्टा चल रहा था उनका जो है ना, वो पैसे जा रहे थे, मतलब वो आ कुछ नहीं रहा था, जा रहे थे। तो मैंने कहा यार, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस वक्त कुछ अंदाजा नहीं था, बट मैंने इंडिया की एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वो समझा रहा था फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, किस तरह देखते हैं, ब्रोकर कैसे अमीर हो रहा है। तब इंडिया में ये जो कमीशन है ना, कमीशन फ्री ट्रेडिंग इंडिया में नहीं थी, तब भी वहां पे भी कमीशन होते थे। तो आपको देखना पड़ता है कि यार आप कितना कमीशन दे रहे हैं ब्रोकर को और आप कितना पैसे कमा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, उन्होंने जितना कमाया तो कुछ नहीं, तुम मल्टीपल निकालो, उनके अकाउंट साइज का 3 गुना वो कमीशन दे चुके थे। और इसमें वो बार बार बातें कर रहे हैं, बार बार ब्रोकर फोन कर रहा है उनको, और वो ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक होता है ना कि यार मेरा ब्रोकर मुझे फोन कर रहा है, मैं ट्रेडर हूँ 5000 शेयर के लिए, और वो भी कैसे कैसे, पता नहीं कौन से मुदारबाज थे, यूनिकैप मुदारबाज और वर्ल्ड कॉल, और उस वक्त के जो थे ना वो अखबार की कोई कंपनी थी, और वो बस मीडिया टाइम्स आई थिंक उस वक्त, और मेरी भी समझ से बाहर था। तो मैंने कहा यार कोई तो ऐसा तरीका हो ना कि एक आम आदमी आए, एटलीस्ट बेसिक चीजों को समझ ले, कि आप कुछ ना भी सीखो मेरी वीडियो से, बट ब्रोकर के सामने बैठ के एक सामने सही सवाल तो पूछ सको। क्योंकि नॉलेज शुरू कहां से होती है, जब आप सवाल सही पूछते हो ना। जब तो आप मुझसे सवाल सही पूछेंगे तो पॉडकास्ट बेहतर होगा। इसी तरह अगर ब्रोकर से आपने सामने से सिर्फ ये सवाल पूछ लिया, उसने कहा यार XYZ कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, क्यों, दिस क्यों विल टेल यू कि यार ब्रोकर मजाक कर रहा है आपके साथ, मतलब आपने कमीशन के लिए कर रहा है, या फिर वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आपको पैसे बनाने में, या उसके पास खुद को ही अंडरस्टैंड समथिंग। सो दैट वाज द टाइम आई स्टार्टेड ऑफ। मुझे कब समझ ही नहीं आया कि कैसे करना है। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब, आई एक्सप्लोर्ड यूट्यूब, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहां से वन मैन आर्मी माशाल्लाह। इसमें माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए भी एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है कि हाउ यू स्टार्ट ऑफ एज अ वन पर्सन, और आपने किस तरह से शुरू करना है, एंड परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, इस पे तो एग्री करूंगा। यस, तो बहुत सारे पॉइंट्स, आई एम श्योर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आए होंगे कि जिस वक्त ये सोचा होगा कि यार मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। बहुत सारे यार, बहुत सारे, मतलब कि सिंपल बात बताऊं कि ट्विटर पे जब मैं लिखता था, मैंने कहा यार अगर ये थ्रेड मैंने यूएस की मार्केट के लिए लिखा होता ना। अच्छा, उस वक्त एक प्रॉब्लम मेरे दिमाग में था, मेरे पास 2 चॉइसेस थी कि मैं पाकिस्तान की मार्केट में रिटेलर्स को ट्रेन करूं, या यूएस की मार्केट के अंदर अपना कोई न्यूज़लेटर, अपना कोई ट्विटर का थ्रेड वगैरह वगैरह। क्योंकि एक बार जब आपने फंडामेंटल सीख ली ना, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, आप किसी भी मार्केट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आपको सिर्फ लेवल अप करना होता है नॉलेज का। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा मैं ये करूं या ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। एक बाय द वे उसी टाइम के ऊपर एक ट्विटर का थ्रेड आया था, ट्विटर का एक हैंडल आया था, आज ही बी मेकिंग प्रोबेबली मोर देन द टॉप। जो पाकिस्तान का बड़ा तरीन ब्रोकर जितने पैसे कमा रहा है ना, वो बंदा सिर्फ लिख के कमा रहा है यूएस के स्टॉक्स के ऊपर, उसका न्यूज़ लेटर है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है। मैंने कहा यार, देन आई रिकॉल्ड कि यार अगर मेरे अब्बा यहाँ पे होते, मुझे अगर सिखा रहे होते, या उनमें इतना कैपेसिटी होती कि मुझसे बात कर सकते, तो वो मुझे एक बार जरूर कहते यार एक बार कोशिश करके देख लो कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो दे वाज सो डाउन, बट अगर वो रीजन नहीं होता ना मेरा कि मुझे ये करना है, तो प्रोबेबली आई वुड नॉट हैव डन दैट, बिकॉज दिस मार्केट पीपल आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग, बट पीपल डोंट नो द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग। पीपल थिंक दे नो इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टिंग ये होता है ना कि आप एक चीज लगा के छोड़ दें, दरख्त को बढ़ने दें, वो बहुत सारे हम एनालॉजीज यूज करते हैं।
और मतलब लेकिन आई वॉन्ट टू बी रिच टुमारो। हाँ, ये जो मसला है ना, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान के अंदर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मार्केट रेडी नहीं है, मार्केट इज नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। क्रिप्टो में बहुत सारे अकाउंट खुल गए, लेकिन स्टॉक मार्केट में नहीं खुला। स्टॉक मार्केट में अभी बहुत अकाउंट खुल रहे हैं, विच यू कैन गाइड मी बेटर बिकॉज यू आर अ ब्रोकर, यू नो दैट। जिस तरह से फिनकलाब की सक्सेस स्टोरीज आई है, और मुझे खैर जस्ट साइड नोट, मुझे लोग आके कहते हैं कि यार सबकी एप्लीकेशन एक जैसी लगती है, एक बंदे की एप्लीकेशन है बिल्कुल डिफरेंट जैसी लगती है। तो वो जो है ना, मैं उस पर चलाता हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता है। तो हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरह तुम लोगों ने काम किया है, हैट्स ऑफ। बट मार्केट वाज नॉट रेडी, और मार्केट अभी भी मुझे लगता है इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग मुझे आके कहते हैं फुरकान भाई इस बार नुकसान नहीं होगा, बट मैं कहता हूँ यार तुम लोगों ने साइकिल्स नहीं देखी है। साइकिल में जब ऊपर की साइकिल के अंदर मैंने यार कितने अकाउंट खोलते, शहरों को मैंने अकाउंट खोलते हुए देखा है। अभी तो हम क्या कहते हैं, चार इधर से चार इधर से, अभी तो हम किस तरह तोड़ते हैं, ये बंदा नौकरी वाला है, ये बंदा बिजनेस वाला है, इस बंदे को थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा है, ये बंदा 10वीं क्लास का पढ़ा हुआ है, ये मैट्रिक है। मैंने शहरों का अकाउंट खोलते हुए देखा है लास्ट ईयर के अंदर, जो 16 17 15 14 थे, और nobody is there today. So once again everybody should understand the meaning of investing, और अभी मार्केट इज नॉट रेडी, बट आहिस्ता आहिस्ता somebody had to be there, जो कि कोर्सेज बेचने के अलावा ये बात कर रहा हो कि यार आपको बेसिक अगर आपको आ गया ना, पैसिव लेवल इन्वेस्टिंग आपको आ गई ना, एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के अगर आपको ETF लेने आ गया और महीने के 5,000 रुपए डाल के आप कहां पहुंच सकते हैं, आई थिंक that will be a game changer. Not for me, because I will not be selling courses, but for the people who are investing. Because एक बात मैंने अब सीख ली इन्वेस्टिंग, मेरा बच्चा 10 साल की उम्र में सीख लेगा, आई कैन गारंटी यू। 10 साल की उम्र में उसका YouTube चैनल होगा जो बच्चों को सिखा रहा होगा इन्वेस्टिंग। इंशाल्लाह एक बार किसी वालिद ने सीख लिया, उसकी पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी। That's the entire thought process. And yeah, it's really appreciative, I think. अच्छा फुरकान, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस पे बात करते हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग हम सारी बातें तो करते हैं, बट ये सारा जो प्रोसेस है इन्वेस्टिंग का, ये कंक्लूड इन्वेस्टिंग पे होता है, बट इट ऑल बिगिंस विद द पर्सनल फाइनेंस, कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हो, वहाँ पे कितने सीधे हो, कितने गलत हो, क्योंकि आप वहाँ पे अगर अपने आप को सही नहीं करोगे तो फिर आपका ये प्रोसेस आगे का तो चलना ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महीने के पैसे सेव ही नहीं कर पाता हूँ तो मैं सिर्फ वेब, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे वहीं पे फेल कर हो जाते हैं। सो यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल जब से ये काम शुरू किया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में लोगों की सबसे कॉमन मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर्सनल लेवल पे क्या है? यार एक चीज जो मुझे बहुत ऑनेस्टली सबके सामने नजर आई है ना लोगों से बात करके, वो ये दे थिंक दे कांट सेव। इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ फंडामेंटल रुपी प्रॉब्लम। ओके, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में अक्सर ऐसी आवाम होगी जो नहीं सेव कर पा रही होगी, ठीक है। एटलीस्ट इफ दे हैव दिस इन देयर हेड कि यार मुझे आगे जब मेरे पास पैसे बचते हैं तो मैं सेव करूंगा और उसके बाद मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इतने सारे फ्रीलांसर्स हैं जो कि ऑनेस्टली अच्छा कमा रहे हैं। आप एक नौकरी को हायर करते हो, किसी बंदे को कितने में हायर करते हो? 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए। दैट इज $300 यार। पीपल आर मेकिंग $1,000-$1,500 फ्रीलांसर्स। एजेंसी ओनर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं जिनसे मैंने अनगिनत इंटरेक्शन की है। दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर मेकिंग मनी, बट दे आर अनेबल टू सेव। और दो रीजन निकलते हैं, एक तो दे आर अनेबल टू सेव, एंड इफ दे सेव दे वांट टू बी रिच टुमारो। ये दोनों चीजें मुझे लगता है ये पिचफोक है, यहाँ पे आके इतना बड़ा प्रॉब्लम निकलता है। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई सी इज दे डोंट हैव द माइंडसेट ऑफ सेविंग। मेरे 1,000 रुपए से क्या होना है यार, मेरे 500 रुपए से क्या होना है यार, मेरे 300 रुपए, कुछ नहीं होना है, जेन्युइनली कुछ नहीं होना है। बट एक डिसिप्लिन आना है कि ये अगर अल्लाह ने आपको मौका दे दिया और आपकी तनख्वाह बढ़ गई और ये 300 रुपए 30,000 रुपए हो गए, तब क्या करेंगे? Exactly. तब आप कुछ नहीं करेंगे। तब यू विल बी स्पेंडिंग दैट अ लॉट एंड यू विल बी ट्राइंग टू, मैं उन लोगों की बात वंस अगेन नहीं कर रहा हूं जो बेचारे नहीं कर सकते, बट जो कर सकते हैं दे आर स्पेंडिंग सो मच, उनको समझ ही नहीं आता कि यार ये यहाँ पे मुझे, मैं एक इनकम की एग्जांपल देता हूँ, प्रॉब्ली पता नहीं ऐड टू दिस एग्जांपल बिकॉज मैं एक आवाम के लिए, एक आम आवाम के लिए कि 15 साल का बच्चा हो या 50 साल का बच्चा हो, इसकी छोटा सा एक प्लेलिस्ट डिजाइन कर रहा हूं मैं। एग्जांपल मेरी ये थी कि यार ये जो इनकम है ना आपके पास, ये इनकम के दो हिस्से हैं, इसके दो रीजन है। एक, द मनी दैट यू विल स्पेंड टुडे, ये इनकम ऑल्सो इज द कॉम्पनसेशन फॉर योर टुमारो सेल्फ, क्योंकि आप कमा नहीं सकते हो पैसे, 60 साल के हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे। और फातिक, अभी तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम जितना पहले बचा सकते थे आज उतना बचा पा रहे हैं जेन्युइनली ना? पॉडकास्ट अपनी जगह पे नहीं बचा पा रहे ना, नहीं बचा सकते। इसलिए इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, बच्चे बड़े होंगे, हमारे पास स्पेंडिंग नहीं होगी, तो वॉट एवर हमारे पास सेविंग नहीं होगी। सो वॉट एवर मनी दैट यू मेक टुडे इज फॉर योर टुडे सेल्फ एंड फॉर योर टुमारो सेल्फ।
और जब भी कोई ऐसी चीज आपको नजर आए ना जो कि एब्नॉक्शियस स्पेंडिंग है, थिंक योरसेल्फ कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, दाढ़ी वाला फुरकान, सफेद दाढ़ी वाला, अपनी एजेड बीवी के साथ 2 बच्चों के साथ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है अब्बा ये जो एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, साल का एक ट्रैवल कर सकते हो आप, अफोर्ड कर सकते हो, अब्बा ये जो आपने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया ना, आज मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, आज मैं अपनी कॉलेज की फीस के लिए मुझे खुद को नौकरी करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज कि अगर आपने ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की होती। थिंक योरसेल्फ कि आपकी फैमिली इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन अ मिरर और वो आपसे बात कर रही है और आपको बता रही है कि देखो अब्बा आपने ये खर्चा नहीं किया होता ना तो आज मैं ये कर सकता, अब्बा आपने ये खर्चा, अगर आपने ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग पे खर्चा नहीं किया होता, या फिर आपने फालतू डाइन आउट्स जो कि आप करते थे, आप एक नॉर्मल डाइन आउट्स महीने में एक बार भी हो सकते थे ना, हैबिट्स भी तो हमारी खराब है ना, हफ्ते में 4 बार डाइन आउट करके पर हेड 2,500 रुपए का आज खर्चा है कराची के अंदर, अगर आप ढंग की जगह पे जाने के जाते हैं 2,500 से 3,000 रुपए, ये 12,000 रुपए आपने नहीं किए होते ना अब्बा तो मेरी इतने साल की फीस हो गई होती, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। 18% का रिटर्न अगर हर साल स्टॉक मार्केट ने दिया है ना, 8 गुना पैसे हो जाते हैं 20 साल के बाद। और अगर आप, मैंने भी अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, मैंने यही बताया था कि अगर आप सिर्फ 10-12% कमा लो, आपका 10 साल में पैसा वैसे ही दुगना हो जाता है आपका। और अगर आप सिर्फ सेव करते हो, एक और प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पॉइंट्स के पॉइंटर्स के अंदर लिखी हुई है, इफ यू सेव एंड डोंट डू एनीथिंग का मतलब जस्ट कीप इट इन अ करंट अकाउंट, यू लूज 63% ऑफ योर वेल्थ इन 20 years। द ट्रू वैल्यू ऑफ वेल्थ है ना, परचेजिंग पावर इसको कहते हैं, बट इसको और आसान कर देते हैं ना। वो चीज आज जितने रुपए लेके अगर आप उस जगह पे चले जाएं तो आप कितने की चीज खरीद सकते हैं, आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप आगे चले जाएं 63%, 43%, 37% बच गया ना, 30, आज जो आपके पास लाख रुपए है ना, 20 साल आगे वो सिर्फ 30,000 रुपए। ये वो कॉस्ट है कि आप जितने में, अगर आप एक सर्टेन अमाउंट का 6 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं तो उसमें 60% लूज करके आप बेसिकली 2.5 लीटर पेट्रोल खरीद सकते होंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये मुझे लगता है कि यार अगर ये लोगों को ये बातें समझ में आ जाए ना, छोटी छोटी एग्जांपल, लोग अमीर होने की कोशिश करते हैं, आई डोंट नो, दैट्स अ क्वेश्चन, उसकी भी मेरी बहुत अच्छी है, मैं एनालिसिस देता हूँ कि यार हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो जल्दी बड़े हो जाएं, बट हमारे पेरेंट्स जो है ना वो स्लोली एज करें, मतलब खुदा ना खास्ता उनको अल्लाह लंबी जिंदगी दे। ये जो डाइकोटमीज है ना हमारे दिमाग के अंदर, जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द हैबिट्स दैट वी हैव हैड। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिनके पास पैसा नहीं था बट पैसा कमाना शुरू किया, फिर उन्होंने कहा कि यार आई डोंट वांट टू बी लाइक माय फादर, जिनके पास पैसा नहीं था। कुछ लोग वो होते हैं जो कि कहते हैं अब मेरे पास पैसा आ गया, आगे की किसने देखी है, लेट्स जस्ट स्पेंड। So I think it boils down to the habit and probably the education level. फुरकान, यहाँ पे again 100% नहीं 200% agreed with everything that you have said, बट जो अभी तुमने बातें करी ना सारी, ये हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस की, एक्सट्रीम केसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अगर हम बीच में आए यहाँ पे मैंने रिसेंटली अभी लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी, उसके अंदर मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि यार जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू में करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो देयर इज अ वेरी ह्यूज लाइकलीहुड कि आपके पास कोई खास पैसे बच नहीं रहे होंगे शुरू में, तो आपका खर्चे अपने ही इतने, क्योंकि आप पहले पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो एकदम से आप अपने ऊपर आते हैं, आप अपने खर्चे उठाते हो, तो फिर थोड़ा सा लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हो, अपने पैसों पे अय्याशी करना शुरू करते हो, तो आप एकदम से जो होते हैं ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाते हैं, बहुत ही थोड़े बहुत पैसे आपके पास बच रहे होते हैं या बचा रहे होते हैं। मेरा वहाँ पे लोगों को सजेशन ये है कि यार शुरू में आप अपने ऊपर स्पेंड करो, ठीक है, थोड़ा बहुत सेव करो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है अपने आप को कंजूसी करके अपना हाथ निचोड़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही कि आप खस्ता हालात में रहना शुरू कर दो सेव करने के लिए। स्पेंड ऑन योरसेल्फ, बिकॉज एंड स्पेंड ऑन योरसेल्फ से मतलब ये है कि वो वाली स्पेंडिंग दैट मेक्स यू फील बेटर एंड दैट कैन ऐड टू योर अर्निंग पावर, क्योंकि आपकी इनकम ग्रो करेगी तो नेचुरली वो आपकी सेविंग के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? यार लेकिन पता है मसला क्या है? मसला क्या है, फील गुड है ना बहुत सब्जेक्टिव है। हाँ ये बात सही है, लेकिन एक मेरी गाड़ी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मोटरसाइकिल में मैं घूमता था, मैंने यूज मेहरान खरीदी, फील गुड हुआ, 3 महीने बाद फील गुड खत्म हो गया, 6 महीने बाद तो पक्का खत्म हो गया, लेकिन फिर मैंने फील गुड किया, चलो एंड आई वांट टू बाय अनदर कार। अब ये वो वाली बात आ गई, तुमने बिहेवियर वाली बात करी थी कि जहन में जो मेंटल एक ब्लॉकेज है, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल सही, बाइक से गाड़ी पे आना इज मोर लाइक अ नीड। तो गाड़ी से, बाइक से जब यूज्ड ऑल्टो आई थी तो वो नीड थी, बट वहां से जो ऊपर जाने वाली बात हो रही है, अब वो वांट के ज़मरे में आप जा रहे हो कि वो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने की ज्यादा बातें कर रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी नीड में आप क्लासिफाई कर सकते हो उनको, जैसे बाइक से गाड़ी डेफिनेटली एक बेहतर है, मतलब वो है इस तरीके से। एक और चीज फॉर एग्जांपल, मेरे जो पास करीबी दोस्त हैं, बड़े आते हैं मेरे पास बच्चे, वो एक चीज ये भी होता है, मैं उनको बड़ा एडवाइस करता हूँ कि यार अपने ऑफिस के पास कहीं रहो, क्योंकि मेरे साथ ये था, मैं कराची के अंदर मेरा ऑफिस इत्तेफाक से कहीं ना कहीं घूम फिर के मैं बिलावल चौरंगी के पास होता था, मैं रहता था वहाँ नागन चौरंगी के पास,
तो मेरा डेली का 2.5 से 3 घंटे का मेरा सफ़र हो गया था, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशन वो सारी की सारी जो चीज़ें होती थी दैट यूज टू बेसिकली कंज्यूम, अगर मैं अपने दिन के 15 वर्किंग आवर्स भी रखूँ या नॉर्मल जो, क्योंकि बाकी तो सोना और इन चीज़ों में कंज्यूम हो जाते हैं, आई वॉज वेस्टिंग 20% ऑफ माई डे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूव जब मैं करा था, ऑल्दो इंक्रीज माई पर्सनल रेंट बाय 3 times, बट उसने मेरी जो लाइफ में सुकून क्रिएट किया और मुझे टाइम दिया चीज़ें सोचने का एंड एवरीथिंग, दैट इंक्रीज माई अर्निंग पावर। सो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको, जो आपको यू दे माइट सीम लाइक ओवर स्पेंडिंग, बट दे आर प्रॉब्ली नॉट ओवर स्पेंडिंग, दे आर प्रॉब्ली योर नीड। ये पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिविटी, राइट? दीज आर नॉट सेट रूल्स, यू कैन नॉट टेल देम कि यार ये करना चाहिए, बिकॉज फॉर इंस्टेंस कि अगर वो 15 घंटे में बचा लेता और उसके अंदर कुछ नहीं करता, then that would have been a perfect waste. No? अगर तुम वो 15-20 घंटे बचा रहे हो and you're not doing anything in it, mental peace के बाद तुमने उसका कुछ किया नहीं, you did not use that time, that's a typical waste ना। और फिर यार एक जिस स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे तो गाड़ी के बाद जब बच्चे की स्कूल में जाते हो और आप देखते हो कि यार सारी की सारी गाड़ियां ही कुछ और हैं और आपके पास गाड़ी कुछ और है, फिर आप बोलते हो नहीं, नाउ दिस इज अ नीड। एक और एग्जाम्पल, आप एक फ्लैट में रह रहे हो और वो फ्लैट कोई बहुत दूर है शहर से, या मतलब ऐसे इलाके में है जहाँ से मैं नाज़ाबाद से आया हूँ, वेरी प्राउड ऑफ इट, बट मैं नाज़ाबाद से हूँ। देन यू वांट टू मूव, व्हेन यू वांट टू मूव, क्योंकि सारे के सारे बच्चे क्लिफ्टन डिफेंस वाले हैं एग्जांपल के तौर पे, इज दैट अ गुड एक्सपेंस? Is it just because coming from traveling or just because coming from when you look at something? अच्छा, in my opinion that's not a need ना, वो तो फिर आप सिर्फ अपने आप को मेंटली उस लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं उनके बराबर हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो फिर मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ one cannot set rules। सही है, हर बंदे के रूल्स है ना बहुत डिफरेंट होंगे। मैंने शुरू के 10 सालों तक कोई ट्रैवलिंग नहीं की जिंदगी में कभी, मतलब 10 साल शुरू के तो मेरी कमाई में कोई ट्रैवलिंग नहीं की, अब करता हूँ मैं ट्रैवल। मेरे लिए उस वक्त क्या इंपॉर्टेंट था, दैट आई सेव एज मच एज पॉसिबल, आई मेक इट अ हैबिट कि आई एम सेविंग, चाहे मेरी कुछ भी सेविंग हो रही हो। और क्योंकि फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हमें पता थे, मुझे नहीं पता यहाँ पे जो हमारी ऑडियंस है उसको कितना पता है, हम सिर्फ ये देखते थे कि यार ये पैसे 5 साल बाद कितने हो जाएंगे। एक ही चीज कि 15% अगर मैं ग्रो करता हूँ 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 15% में ग्रो, एंड दैट केप्ट मी गोइंग कि मुझे अपने पैसे सेव करना है। बट वंस अगेन देयर आर बेसिक नेसेसिटीज जो कि आपको करनी ही करनी है। आप मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आगे करना ही करना है। आप बच्चों को खुदा ना खासा ऐसी स्कूल में भेज रहे हैं जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप करना चाहिए। मैथमेटिकली भी भाई जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर घर में सोलर पैनल लगता है आपके, दैट इज अ हायर आरओई थिंग, वो आपको पहले कर लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट यू नीड टू हैव दिस थॉट इन माइंड कि यार जो मैं पैसा मेरे पास है ना वो मेरे हाथ में रहना चाहिए। उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो मेरे हाथ में रहना चाहिए। फिर मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको सोलर पैनल में इस्तेमाल करता हूँ, मैं गाड़ी में इस्तेमाल करता हूँ, बट इट हैज टू बी इन माय हैंड। आई शुड बी द वन जो कि प्रैक्टिकली उसको चूज करेगा खर्च करने के लिए, फिर वो कहीं भी मैं खर्च करूँ। वो एक बार जब ताकत आ गई ना हाथ में रोकने की, आपने कितनी बार सुना है 10 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं, सुना है? कुछ लोग तो जेन्युइनली खत्म हो जाते होंगे, बट कुछ लोग अगर उठा के देखेंगे तो यार जेन्युइनली नहीं खत्म होते होंगे ना। जेन्युइनली यू आर इन द फेस कि यार 15-20 तारीख के अंदर आपने पैसे दोस्तों के साथ भी 5 बार चले गए, आपने खर्च भी कर दिया। कैन यू स्टॉप वन थिंग? इफ यू कैन स्टॉप वन थिंग, टेक दैट डिसीजन इन योर हैंड और प्रैक्टिकली वो डिसीजन ले सकते हो। यू हैव स्टार्टेड सेविंग। कुछ भी हो सकती है सेविंग यार, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जब फुरकान रूल की बात करी, सो एक यूजुअली जो पर्सनल फाइनेंस में रूल होता है 50-30-20 वाला रूल। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? यार मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये रूल बहुत अच्छा रूल है। 50% आप अपनी नीड्स पे खर्च करो, 30% आप अपनी वांट्स पे खर्च करो और 20% आप सेविंग्स करो। मैंने हमेशा वॉरेन बफे का वो कोट पढ़ा है कि पहले पे योर सेल्फ, क्योंकि हम तो वहीं से आए ना, पहले पे योर सेल्फ, देन डिटरमाइन योर वांट्स, देन पे फॉर योर नीड्स एंड देन द रिमेनिंग इज योर वांट। यू गेट इट? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपए कमाए, मैंने 30 रुपए सेव कर लिए, ठीक है? अब मेरी नीड तो 50 रुपए की है, वो तो रहेगी, तो मेरी 20 रुपए वांट कम होगी। पहले 30 रुपए थी ना वांट, मेरी 10 रुपए वांट कम होगी और मैं उसको 20 रुपए पे खर्च करूंगा। आई डोंट वांट टू बी जीरो। बेसिकली वांट को वेरिएबल कर दिया है। हाँ, वांट को वेरिएबल कर दिया है और आपने इसको, अच्छा अब इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम पता है क्या आती है? व्हाट इफ समबडी इज अर्निंग और उसके सारे नीड्स ही 80% है, 85% है। अब उसको फिर मैं पुश क्या करता हूं, या हम लोग बात क्या करते हैं, ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम, बट दैट टेक्स टाइम। That takes time. You should first try to improve your income because personal finance does not work without income. हवा के अंदर ना घर बन सकता है, ना मोटरसाइकिल आ सकती है, ना कुछ आ सकता है। वो शेख चिल्ली का वो अंडा था जिसमें उसने सोचा था कि वो भी टूट गया था वो भी एंड में टूट गया था। तो हवा के अंदर सिर्फ वो हो सकता है। बट आई शुड सजेस्ट कि यार अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, अब हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स है ना,
अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है दैट यू कैन ग्रो योर इनकम बाय एनी मैनर, चाहे आप कोर्स लेके ग्रो कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को चेंज करके ग्रो कर सकते हैं, साइड हसल से ग्रो कर सकते हैं, किसी भी तरह से ग्रो कर सकते हैं ना, मेक इट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इन्वेस्टिंग विल कम, विल कीप ऑन हैपनिंग। आप सेविंग करते हैं, उसको पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते चले जाएं, बिकम मेक इट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन दिस टेक्स टाइम। अगर एक बंदा आज भी डिसाइड करेगा ना तो इसको 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 8 महीने लगेगा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ क्रिप्टो कॉइन ले लिया और बेच दिया और भाई ने 5,000 रुपए कमाए, दैट्स नॉट इनकम। दैट इज नॉट इनकम। इनकम हैज टू बी सस्टेनेबल। अगर आज आपको पता है कि है, कल नहीं है, तो वो इनकम नहीं है। इनकम हैज टू बी सस्टेनेबल, फॉरसीएबल, कि नजर आती है मुझे 6 महीने बाद भी मेरी ये इनकम होगी। सो स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर। बट उस प्रॉब्लम में 50-30-20 में प्रॉब्लम पता है क्या आता है कि अगर आपकी नीड ज्यादा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आप बोलते हो 20% मेरा वॉन्ट का है ना, नेगेटिव इक्वेशन नेगेटिव हो जाती है। मैं कहता हूं इफ यू कैन मेक इट ना, लास्ट महीने आपने 5,000 रुपए बचाए, लाख रुपए की सैलरी थी, 5,000 रुपए आपने बचाए, ना दिस इज योर, यू आर पेइंग दैट योरसेल्फ, ठीक है। अब बाकी 95 रुपए आपके वॉन्ट्स हैं, 95 रुपए आपकी नीड्स हैं, स्टिल फाइन। 90 रुपए आपकी नीड्स हैं, 5,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करें, 5,000 रुपए अपने फ्यूचर सेल्फ के वॉन्ट्स के लिए रखें। दैट्स हाउ आई थिंक, ये मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। बिल्कुल सही है, टोटली एग्रीड गाइस, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। बहुत लंबा सेगमेंट हमने इस चीज के ऊपर किया है। आगे बढ़ते हैं। सेविंग कर ली किसी भी तरीके से, जितनी भी कर ली, अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। तो मैं भी लोगों को बताता रहता हूँ, आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टिंग। क्योंकि इन्वेस्टिंग की भी एक नीड है। वो जो तुमने थोड़ी देर पहले बात करी ना, हमने लोगों को बताया कि वो परचेजिंग पावर उसकी कम होती जा रही है, 63% जो परचेजिंग पावर ओवर टाइम कम हो जाती है। सो हम भी लोगों को ये बताते रहते हैं, डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करते रहते हैं। सो यहाँ पे कैन यू जस्ट क्विकली वॉक थ्रू एक बिल्कुल कंप्लीट बिगनर के लिए, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो कि अभी सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग का सफर शुरू नहीं किया है। सो द नीड फॉर इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ ये बाइनरी है। बाइनरी क्या है? इधर यू सेव, इधर यू इन्वेस्ट और यू डोंट इन्वेस्ट। सही है। मैं इसको एनालिजी पता है कैसा देता हूं कि अगर फ्यूचर सेल्फ वापस आता ना और मेरे करंट अकाउंट में पैसे पड़े होते ना, मुझे इतनी जोर से वो थप्पड़ मारता कि वो फिर मेरी सोच समझ सब, मतलब मेरे अब्बा ने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ नहीं मारी होती कि 55 साल का फुरकान आके इस 35 साल वाले फुरकान को आके इतनी जोर से थप्पड़ मारता और वीडियो बनाता और टिकटॉक पे डालता। मैं सीरियस बता रहा हूं, बिकॉज अगर आपने पैसे बचा लिए, ओके, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पैसे बचते नहीं है और वाकई में जेन्युइनली नहीं बचते हैं, आप फिर भी बेहतर हैं, आप खुश हैं, आप अच्छे हैं, खुश रहो, जिंदगी गुजारो अपनी। फिर अगर आप उन लोगों में से हैं जो पैसे बचा रहे हैं और उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाई जलाते जाओ। बिल्कुल सही है। हर रोज नोट को काटो, एक 100 रुपए की नोट हो उसको काटो, 60% काट दो उसका। हाँ, उसको काट के जला दो उसको, बिकॉज दैट्स पॉइंटलेस। सो इन्वेस्टमेंट इसेंशियली इज लाइक स्टेरॉइड्स, सुपर पावर, स्टेरॉइड्स, आप कुछ भी बोलें, जो कि आपके मनी के साथ लगती है और आपको इन्फ्लेशन से बचाती है और आपके पैसे को रियल में कंपाउंड करती है। अगर किसी के पास को एक रिस्क का भी पर्सपेक्टिव आता है ना कि रिस्क नहीं ले सकते वगैरह वगैरह, इन्वेस्टिंग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? रिस्क। यार रिस्क कैसे लेंगे? नहीं ले रिस्क। आप एक ऐसे पैसे को ऐसी जगह पे जाके डाल दे जहां पे आपका रुपया जाएगा नहीं, सिर्फ आएगा। देन एक्सपेक्ट कि आपने जो भी इन्फ्लेशन है आपका, मतलब जितनी जो 63% हम लॉस की बात कर रहे थे ना, वो खत्म। नाउ यू जितना आज आपके पास है उतना ही आपके पास 20 साल के बाद होगा रियल परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर। बट यार 20 साल दे भी दिए, सेव भी कर लिया और पैसे की परचेजिंग पावर उतनी ही है। आज अगर 5 लाख रुपए का एक मैकबुक आता है, 10% से डिप्रिशिएट करें, वहां चले जाएं, 50 लाख रुपए का अगर मैकबुक है, 50 लाख का एक ही मैकबुक आ रहा है, तो 20 साल क्या किया यार? एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाई आई से गोल सेलेक्ट करें अपना, या एज वाइज इन्वेस्टिंग करें। एज वाइज अपने हिसाब से डिसाइड कर लें कि यार तुम बड़े हो, आगे जा सकते हो, 20-25 साल की जगह है, चूज अ व्हीकल एंड गो हेड। वी कैन गो इन डिटेल, बट यू सेट के थोड़ा सा क्विकली रैप अप करना है। इन्वेस्टिंग के बगैर सेविंग जीरो है। बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, मतलब आप रियल रिटर्न कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, माइट एज वेल यू शुड नॉट सेव। तो सेव ही ना करो, वही माइट एज वेल, डोंट सेव देन, देयर इज नो पॉइंट इन सेविंग। मेक सेंस। अच्छा, थोड़ा इन्वेस्टिंग के सेगमेंट पे और कंटिन्यू करते हैं इसके ऊपर। यार एक मैंने जो लोगों से बात करते हुए मैंने चैलेंज फेस करता हूँ ना, तो उस पे आई नीड योर ओपिनियन एज वेल। अच्छा, जनरली जो पाकिस्तान में यंगस्टर्स के दरमियान जो एसेट क्लासेस दो पॉपुलर हैं, वो थोड़ी सी स्टॉक्स हैं और प्राइमरीली क्रिप्टो है, ठीक है। अच्छा, और जो थोड़ा सा पीछे वाली एज ब्रैकेट में चले जाते हैं, हम में या हमसे और पीछे, तो वो स्टॉक्स होता था या फिर रियल एस्टेट होता था, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग अगर मैं देखूं, तो लोगों के जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां उनका बिहेवियर होता है कि यार बाय एंड होल्ड। जब वो स्टॉक्स में आते हैं
तो वो ओवरनाइट सक्सेस ढूंढ रहे होते हैं, उसको वो बिल्कुल कसिनो के तौर पे डील कर रहे होते हैं। अच्छा, क्रिप्टो में जब आते हैं, वो क्रिप्टो ने दूसरा जो है ना वो कोकेन लगा दिया स्टॉक्स को, वो एक अलग तरीके से बिल्कुल ऑपरेट करती है मार्केट ओवरनाइट, जिस तरह से आपके पैसे उड़ जाते हैं। अच्छा, लोग जो बाकी क्रिप्टो में करके आ रहे हैं वो बिहेवियर यहाँ पे स्टॉक्स में भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। मेरे पास ग्रुप में कुछ लोग हैं, तो इत्तेफाक से कोई किसी ने ग्रुप के ऊपर लिखा कि क्रिप्टो डील करने के बाद स्टॉक्स में 5-10% की मूवमेंट तो मजा ही नहीं आता। मतलब भाई थोड़ा सा कैन यू एक्सप्लेन टू देम कि यार ये सेंस नहीं है इस चीज का, किस तरह से देखना चाहिए स्टॉक्स को? यार पता है, इसको ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इसकी एक्सप्लेनेशन सबके पास है कि यार दो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, जमीन और आसमान का फर्क है, कोई जरूरत ही नहीं है इन दोनों को कंपेयर करने की। बट इफ पीपल आर कंपेयरिंग इट ना, देखो अंडरस्टैंड समथिंग। नहीं, कंपेयर मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे तो आपका एक लॉन्ग टर्म होराइजन होता था, बट वहीं जब आप वही क्योंकि प्राइस नहीं दिखती थी ना। हाँ, ये है, प्राइस नहीं दिखती थी ना। आपको कौन सा ब्रोकर रोज फोन करके बोलता था सर आपने जो प्लॉट लिया है 30 लाख रुपए का, 29,30,000 रुपए का हो गया है। यहाँ पे मार्केट समरी नहीं दिखती थी, मार्केट समरी नहीं दिखती थी आपको पता ही नहीं होता था कि आज आपका क्या सीन है, और आपको कोई 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 करने की जरूरत नहीं होती थी। वहां पे वेरिएबल भी कम होते थे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, एंड लेट्स नॉट ओके जो मुझे प्रॉब्लम दिखता है ना, लेट्स नॉट सेल स्टॉक्स और लेट्स नॉट म्यूचुअल फंड, डोंट सेल एनीथिंग। लेट्स थिंक व्हाट आर पीपल डूइंग एंड व्हाई आर दे डूइंग इट। कभी ब्रोकर फोन करके आपको बोलेगा कि सर 30 लाख रुपए की जो आपने चीज ली थी वो 29,30,000 रुपए की हो गई है? नहीं बोलेगा। सर अगले दिन 30,30,000 रुपए की हो गई? नहीं, ऐसे ही है। यहाँ पे आपने जो कंपनियां सेलेक्ट की जो कि डायरेक्टली लोग सिखा ही रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि जल्दी से जाके आप कंपनी को स्टॉक पिकिंग कर लें, आप जल्दी से जाके, क्योंकि स्टॉक पिकिंग करने के लिए आपको सिखाना पड़ता है, सिखाने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। तो लोग क्या सिखा रहे हैं कि जल्दी से स्टॉक पिकिंग कर लें, बट आप स्टॉक पिकिंग करते हैं तो हर क्वार्टर का रिजल्ट फॉलो करना है आपको। बिल्कुल ऐसी है। सो दिस इज द रीजन। उससे पहले आप डेली प्राइसेस फॉलो कर डेली प्राइसेस को फॉलो कर रहे हैं। सो अच्छा, ये तो हम बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना लोगों का, बट मेरा पॉइंट ये है कि यार यहाँ लोगों को समझाना है। मतलब मैं तो लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई वो डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है, और स्टॉक्स को भी आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखो। और अगर क्रिप्टो में ओवरनाइट पैसे बन रहे हैं तो स्टॉक्स आर नॉट समथिंग दैट आर गोइंग टू हेल्प यू ओवरनाइट। मतलब वो क्रिप्टो में तो खैर वो मुझे वैसे ही समझ नहीं आता। सो जो अभी आप बात कर रहे हो ना फुरकान, वो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बिहेवियर कि व्हाई पीपल डू दैट। ठीक है, व्हाई पीपल डू दैट, बट लोगों को यही हमें एजुकेट करना है ना। यू आर आल्सो डूइंग दैट एफर्ट जिसमें तुम भी लोगों को समझाते हो कि ETFs खरीद लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, ये सारा है ना उसके अंदर। तो ये वाला पर्पस, ये वाली चीज है यार। देखिए, समझाना बहुत आसान तो नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल चीज है कि जो कि एक बिहेवियर है, वो बना हुआ है। आपके पास पैसे आए, आप किसके पास जाएंगे बात करने के लिए? फुरकान के पास नहीं आएंगे, फातिक के पास नहीं जाएंगे, आप जाएंगे अपने अब्बा के पास, जहां पे आपने देखा हुआ है कि यार वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते थे और उनको वही सुकून लिखता था। बट एक ही तरीका है एक्सप्लेन करने का कि रियल एस्टेट का रिटर्न कितना है और स्टॉक मार्केट का रिटर्न कितना है। ठीक है, रियल एस्टेट ने कितने पैसे कमाए इसी बुरी हालत के अंदर, स्टॉक मार्केट ने कितने पैसे कमाए? रियल एस्टेट का कितना केगर है? 10-12% का केगर है। ऐसी है, बल्कि इत्तेफाक से मैंने कल ही ये डेटा निकाला, 18% निकल रहा था और उसका शायद 12 निकल रहा था। 12 निकलेगा रियल एस्टेट का। आपको चाहे आप कहीं भी उठा के देख लो, चाहे आप कचरे से कचरा प्रॉपर्टी में चले जाओ या आप अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी में चले जाओ, अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी में नीचे होगा, कचरे से कचरा प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ऊपर होगा। 12% आपको बनेगा प्रॉपर्टी के अंदर, 18% बनेगा आपका स्टॉक मार्केट के अंदर। दिस 6% इज 7 times of a different in year 19 and year 20. So numbers are very clear. स्टॉक मार्केट में आप क्यों इन्वेस्ट करते हो? स्टॉक मार्केट में आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो बिकॉज एक ऐसा एसेट क्लास जो कि हर साल पैसे क्रिएट करेगा। रियल एस्टेट, एक बार आपने एक चीज को ले लिया, जब तक आउटसाइड इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं आएगा, वह रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी बनना शुरू हो जाए, कोई पुल बन जाए, कोई ब्रिज बन जाए, यू विल नॉट नीड इट। आप अपने घर के लिए ले रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। पर अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए ले रहे हैं तो एक एसेट क्लासेस को कंपेयर कर लीजिएगा जिसको भी रियल एस्टेट देखना है। रियल एस्टेट इन इटसेल्फ कितना कमाता है? 0, कुछ नहीं कमाता है। 2-2.5% की रेंटल यील्ड होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर दे क्रिएट बिजनेसेस क्रिएट मनी, जिसके लिए हम रोते हैं ना, यार ये क्या चीज थी, 50 रुपए का ये मिलता था, अब ये 150 रुपए का हो गया, ये कहां गया बीच का पैसा? बिजनेस है, बिजनेस मार्केट कैप्चर करिए, ग्रो किया है उसने। 50 रुपए की चीज 100 रुपए की कॉस्ट की होगी, पहले वो 25 रुपए कमाता था, आज 50 रुपए कमा रहा है, वो आपका नफा है। आप अगर शेयर होल्डर उस कंपनी का तो आपका नफा है। स्टॉक मार्केट समझाने का सबसे आसान तरीका कि यार रिटर्न कंपैरिजन निकाल के दिखा दो और ये बता दो और ये चैलेंज कर दो कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी होती 20 साल पहले और आपने स्टॉक मार्केट की एवरेज मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, यू वुड हैव बीन स्टिल बेटर ऑफ। बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता था, नजर आ रही है, ये आपको नजर नहीं आता। स्टॉक मार्केट या कंपाउंडिंग जो ना एंटी माइंड है, नजर नहीं आती है, पता नहीं चलता है। उसकी वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन जो होती है इसमें, जब ये नीचे जाती है वो दिखती है, वहां पे वो दिखती नहीं, छुप जाती है। कोई आपको फोन करके नहीं बताता है कि प्रॉपर्टी के रेट कितने हो गए। अब तो जमीन ने इंडेक्स बनाया 4-5 साल पहले, तो आपको नजर आता है कि मेरी प्रॉपर्टी नीचे आ रही है, वरना बायर गायब हो जाते हैं।
ऐसे ही है, ट्रांजैक्शन नहीं होती, ट्रांजैक्शन ही नहीं होती है। तो मतलब ये सोचिए कि आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए की चीज पड़ी, आपको पता है, आपको गारंटीड है, आपको पता है कि आप बेचने जाएंगे, हालात खराब है, 25-30% नीचे बिकेगी। यहाँ पे आपके पास सेलर खड़ा है जो बाजार के अंदर बाहर दिखता है आपको। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार रियल एस्टेट इज द ओनली थिंग, पीपल शुड कंपेयर देमसेल्व्स, कि यार इससे ज्यादा रिटर्न रियल बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कहां बनता है, मुझे बताओ। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, सबसे ज्यादा पैसा वहां बनता है। ऐसे ही है। दूसरा, आपके पास कोई ऐसी दुकान है, कोई ऐसा दोस्त है जिसका बिजनेस है, जिसके अंदर आप पैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा पैसा बनता है कि अगर आप ये बड़े बिजनेसेस के अंदर कुछ पैसे डाल दो, इसके अलावा पैसा नहीं बन सकता। ऐसी है। मैं भी लोगों को ये समझाता हूँ, बेसिकली ये पार्टनरशिप है। इट इज अ पार्टनरशिप। ये ऐसी है कि आप तुम और मैं मिलकर एक चाय का ढाबा लगा लें, मे बी हम लोग 50-50% की ओनरशिप उसके अंदर कर रहे होंगे, बट यही अगर हम किसी मीज़ान बैंक के शेयर खरीदते हैं तो प्रॉब्लम 0.0001% के शेयर होल्डर होंगे। तो इट्स द सेम थिंग आइडियली कि हम एक बिजनेस के अंदर ओनरशिप ले रहे हैं। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक, यू आर एसेंशियली इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस। तो आपको वही सेम एक्सपोजर मिल रहा है, उस सेम ग्रोथ का एक्सपोजर मिल रहा है आपको। सेम ग्रोथ का एक्सपोजर मिल रहा है। उस बंदे ने भी जिस जो जमीन, जो प्रॉपर्टी है, जो कंपनी है, उसने भी प्रॉपर्टियां खरीदी है उसने भी बिजनेस लगाया हुआ है, उसने भी डॉलर में इन्वेस्टमेंट की हुई है। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग दिखाते हैं कि रियल एस्टेट के रिटर्न्स बहुत ज्यादा है ना, ये जो ओनर्स ऑफ दिस बिजनेसेस है ना, लोग कभी कभी बोलते हैं इनकी भी तो कितनी प्रॉपर्टी है, इनकी भी तो कितनी प्रॉपर्टी। जो वेल्थ इन्होंने क्रिएट किया ना, वो बिजनेस से करी, वो बिजनेस बिल्कुल ऐसी, और फिर उस कैश फ्लो से ये खरीदा है। मैं तो कंबोडिया में, मुझे एक गोरे से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे कंबोडिया में 4 या 5 स्टॉक लिस्टेड है। आई लिटरली फील फॉर देयर ऑडियंस, जो वहां पे जो अवाम है, पॉपुलेशन है, कि उनके पास दुनिया का जो सबसे बेहतर रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है ना, वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं है। बिजनेस में आप शेयरिंग कर ही नहीं सकते, बिजनेस के दोस्त बन ही नहीं सकते आप। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग राइट नाउ दैट हैज हैपेंड। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट नहीं होती तो क्या होता। और ये रिटर्न पता है क्यों है? ये सोचो, ये रिटर्न इतने हालात मतलब खराब होने के बाद है, और उसमें भी लिक्विडिटी होने के बाद है। लिक्विडिटी का मतलब कि आपको जिस दिन बेचना है आप माल बेच सकते हो। ये होने के बावजूद ही आपको 18% का रिटर्न है, विच इज बेटर देन S&P। वो एक हमारी कम्युनिटी में जवाद साहब है, उसने लिखा था थ्रेड भी कि यार अगर आप S&P में लगाए होते 10-15 साल पहले आपने पैसे, तो PSX से प्रॉब्ली बेटर, PSX would have performed better than S&P 500 in dollarized terms. In dollarized terms. That's interesting. Unbelievable. Yeah. ठीक है यार, एक मेरे पास भी बहुत सवाल आता है, मैंने इसके ऊपर एक वैसे अभी छोटी सी वीडियो भी बनाई है। वो ये आता है कि लोग अपना पोर्टफोलियो बेचते हैं, कहते हैं कि यार ये मेरी एलोकेशन सही है, मैं एलोकेट किस तरह से करूँ विद इन स्टॉक्स या विद इन सेक्टर्स। इसके ऊपर कुछ थॉट्स हैं, किस तरह से लोगों को एडवाइस करोगे? क्या तुमने क्या वीडियो बनाई है, तुमने क्या थॉट प्रोसेस दिया? यार मैंने तो कहा है पहले तो रिस्क देखो अपना, कि भाई तुम्हारी नीड्स वगैरह क्या हैं, किस तरह की हैं, उसके मुताबिक आप देखो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। मैंने तो ये बात करी है उसके अंदर, बिल्कुल, कि अगर आप उसके अंदर आपकी सिचुएशन, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी किसी का मैसेज भी आया था कि यार मुझे अपनी वालदा के पैसे लगाने हैं। मैंने कहा यार अगर वालदा के पैसे लगाने हैं, अज्यूमिंग कि वालदा की एज जो होगी, अगर आप खुद 20-21 साल के हो तो वालदा की एज अज्यूमिंग 40+ होगी, तो उनके लिए मैंने रिकमेंड किया कि पहली बात तो सारे पैसे स्टॉक्स में लगाना, और मे बी 80-20 कर लो, 70-30 कर लो, बट जो पैसे स्टॉक्स में लगाओ उसके अंदर ज़्यादा डिविडेंड की तरफ जाना। सेफर, लेस वोलेटाइल। स्टॉक्स में आप ये तो नहीं बोल सकते कि वो टोटली सेफ है और रिस्क फ्री तो नहीं है, बट आप कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स होते हैं जो कि लेस वोलेटाइल होते हैं, लेस रिस्की होते हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। रीजनेबल डिविडेंड्स मिल जाते हैं। इसमें DCR एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है हमारे यहाँ। तो डिविडेंड यील्ड इतनी नीचे आ गई उसकी। फिर मीज़ान बैंक है, उसका भी बड़ा अच्छा किस्म का डिविडेंड यील्ड हो चुकी है। इस तरह से और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि फिर हम बता देते हैं कि यार आप ये देख लो। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस कि आपकी एज क्या है, आपकी नीड्स तो नहीं है बिल्कुल शॉर्ट टर्म के अंदर। इस तरह के फैक्टर्स सामने रखते हुए मैं तो ये गाइड करता हूँ। मैं 3 हिस्सों में स्टॉक्स को तोड़ता हूँ। एक होता है डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, सही है, जो कि हिस्टोरिकली ऐसे बिजनेस मॉडल्स के अंदर है जहां पे आपको बहुत ज्यादा कैश नहीं चाहिए, और वो इन रेटों पे है जहां पे जिनकी डिविडेंड यील्ड जस्टिफाई करती है इंटरेस्ट रेट के आसपास है, 2% 3% नीचे या 2-3% ऊपर है। ठीक है। दूसरे स्टॉक होते हैं लॉन्ग ओनली ग्रोथ स्टॉक। ठीक है। ये वो बच्चा है 18-19 साल का जिसपे आप बेट कर सकते हो। देखो वो इसका बिजनेस मॉडल 18-20 साल के बच्चे को हाइपर अग्रेसिव भागने की कोशिश, जिसको पता है कि अगले 15-20 साल उसके पास है। तीसरे होते हैं जो कि आपके सिक्लिकल होते हैं। ठीक है। सो मैं सेक्टर वाइज तोड़ने की जगह ना, मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन 3 हिस्सों में तोड़ दो। अब सेक्टर वाइज में आसानी क्या होती है कि यार मैं इस वक्त ऑटोज ले लेता हूँ, मैं इस वक्त सीमेंट ले लेता हूँ, बहुत बोलना आसान हो जाता है, बट आई थिंक इसका रिस्पॉन्स पे जब आप दोगे ना कि ऑटोज ले लो, तो फिर ऑटोज में कौन सा स्टॉक ले लो, फिर ऑटोज में मैं कब, फिर जब आपने बोल दिया कि यार XYZ कंपनी ले लो, मैं क्योंकि नाम नहीं लेता इसलिए मैं किसी ने लिखा साजगार ले लो, तो फिर बोलेगा जैसे साजगार 1380 में लेना है या साजगार ये आगे सवाल था, ये आज लेना है आपने, या फिर मैं 2 दिन बाद लूं, या फिर 20 दिन बाद लूं, सर ये तो बढ़ गया, अभी मैं SIP रोक दूं या SIP से करता रहूं। सो आई थिंक योर आंसर इज परफेक्ट। एज वाइज एलोकेशन देख लो। अगर आपको पैसा आगे चाहिए, स्टॉक मार्केट इज अ व्हीकल ना, रिस्की एसेट क्लास है ना, अगर आपको पैसा आगे चाहिए, चूज एन एसेट क्लास जिसके अंदर ग्रोथ ज्यादा है, डिविडेंड कम है।
चूज अ कंपनी जिसके अंदर ग्रोथ ज्यादा है, मतलब रीइन्वेस्टमेंट, कर रहे हैं कंपाउंडिंग वगैरह वगैरह। अगर आपके बहुत छोटा होराइजन है ना, 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स विल वर्क फॉर यू, दैट्स द थिंग। लेकिन अगर आपको फिर भी रेच होना है कि स्टॉक मार्केट आपको समझ में आ जाती है और आपको लगता है कि यार मैं एक बार पैसे कमाऊंगा स्टॉक मार्केट में पूरी साइकिल के अंदर, तो वो साइकिल के साथ आपको बैठ करना है, विच इज सिक्लिकल। साइकिल को निकालने का तरीका क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह, पूरी साइकिल चलती है। करंट अकाउंट डेफिसिट को देख लें, रूपी डेप्रिसिएशन को देख लें। रूपी डेप्रिसिएशन करंट अकाउंट डेफिसिट से निकलती है, करंट अकाउंट वो इन्फ्लेशन निकालता है, इन्फ्लेशन से आपका इंटरेस्ट रेट निकलता है, इंटरेस्ट रेट से साइकिल नजर आती है आपकी। बिल्कुल। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज। और हर साइकिल के लॉजिक्स फर्क होते हैं। वंस अगेन सॉरी टू कट यू ऑफ, सॉरी, ये इस सवाल का मैं उल्टा जवाब। अगर जरूरत नहीं है, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लिख के देता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, देन डोंट इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। 99% ऑफ पाकिस्तानी अवाम या 90% ऑफ पाकिस्तानी अवाम डोंट नीड टू चूज फॉर देमसेल्व्स बिकॉज दे वुड हार्डली नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट्स नॉट हैपनिंग अगले क्वार्टर। अभी एक एग्जांपल है ना, ईफर्ट का डिविडेंड कितना अच्छा आता है, साल में लोग 20-22 रुपए की डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन। अब लोग ₹2.25 का इस क्वार्टर का डिविडेंड देख लेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट? लेकिन आपको नहीं पता है कि यार इस क्वार्टर में माल कम आया, पाकिस्तान में हमेशा माल पूरा बिकता है, तो हमें लगता है कि 20-22 रुपए, किसी को नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर बहुत मजबूरी ना हो तो ना करें, लेकिन अगर आपने करना है तो फिर साइकिल के साथ प्ले करें। लॉन्ग ग्रोथ ओनली स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना लें जिसमें आपके पास 3-4 सॉलिड ग्रोथ आइटम है जो कि आपको लेके जाएंगे अगले 5-7 सालों के लिए। सिक्लिकल्स के अंदर ये साइकिल तो और ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना। ये तो चलो साइकिल तुम और मैं हम कर लेते हैं, लोगों को साइकिल समझना कि यार ये इस तरह से कर ले। ऑल्दो मैं भी जो वीडियोस वगैरह थोड़ी बनाई है लोगों के साथ और वो करा है, उसके अंदर मैंने भी यही बताया है कि यही फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से साइकिल घूमता है, क्या वेरिएबल। यार आई थिंक लोगों को समझ है। डोंट यू थिंक कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि साइकिल को पकड़ना? यार साइकिल को पकड़ना, हाँ, और साइकिल को पकड़ना, उसके ऊपर मिस वैल्यूएशन देखना, दोनों साइड होती है उसकी। हाँ, नीचे की तरफ भी होती है, ऊपर की तरफ भी होती है, वो मारती भी ऊपर की तरफ है क्योंकि। और दूसरी बात, अब किसी को इस तरह लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे जाके नीचे आने वाला है, वो पता चला वो ऑलरेडी प्राइस्ड है और इंटरेस्ट रेट नीचे आया, बाजार भी नीचे आ गए। ये भी हो सकता है। बट आप सीमेंट जब किसी को बोलते हो तो अगर आप साइकिल ना बताओ तो उसका फायदा तो फायदा ही कुछ नहीं है यार। फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप तुमने इसका जवाब, अगर तुमने जो मुझसे सवाल पूछा तो तुम जवाब लिख के दे दो कि ऑटोज अच्छे लगते हैं, सीमेंट अच्छे लगते हैं, स्टील अच्छे लगते हैं, बट वो साइकिल के ऊपर समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा मॉडल है, जो तुम लोगों को कह रहे हो कि आपको इतना अगर समझने का वो मसला हो रहा है, उसके अंदर आप इस तरह से कैटेगराइज करो ग्रोथ, डिविडेंड और ये और वो इस तरीके से। हाँ। तो उसके अंदर आप डोंट यू थिंक कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लोगों को बताओ और बोलो साइकिल ठीक है, पाकिस्तान में सारे साइकिल्स के बाद ही आज बाजार ऑल टाइम हाई के ऊपर। हाँ, और साइकिल के बाद भी लोगों ने ज्यादा पैसे कमाए हैं। उसके अंदर नेट रिटर्न आपका जो 18% आप निकाल रहे हो, तो सब मिला के अक्रॉस साइकिल तो पता नहीं 4-5 साइकिल आ गए, बट लेकिन एलोकेशन फर्क हो जाती है ना। अब सवाल ये मेरा यहाँ पे है कि डोंट यू थिंक कि वो जो साइकिल नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू बिकॉज आप सिप कर रहे हो, आपको नीचे सस्ती चीजें मिलती जा रही हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में डालते रहो, 5-5 हजार रुपए महीने का डालते रहो, क्योंकि इवेंचुअली वो आपको यहाँ से वो आपको अल्फा जनरेट होगा जो आप नीचे की तरफ डालते जाओगे। ट्रू, लेकिन इसमें एक चीज निकल के, एक प्रॉब्लम निकल के आ जाएगी ना। सामने को बंदा अगर मेरी तरह तुम्हारे साथ बैठा होता, कोई इंडिविजुअल तुम्हारे सामने बैठा होता, तो वो कहता है यार 18% का जो रिटर्न है ना वो पूरे स्टॉक मार्केट का है, उसमें अगर लकी सीमेंट का भी 3% है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 3 ही होगा, मैंने कहीं 12 नहीं कर लिया होगा, क्योंकि अगर मैंने 12 कर लिया और साइकिल खराब हुई है तो फिर मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा, बहुत लॉन्ग टर्म में आ जाएगा मेरा पैसा वापस। हाँ, मतलब पहले गिरेगा बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल सही है, तो गिर जाए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो जो उनकी, हम उन लोगों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो 2 टाइप्स है ना। एक तो वो जो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, साइकिल समझना चाह रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारी बातें जो होती हैं बिल्कुल ही अच्छी बातें हैं। बट देन व्हाई डू दे हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स? दैट्स माय क्वेश्चन। मुझे ये बता दो ना कि पाकिस्तान के अंदर मनी मार्केट फंड में ज्यादा पैसा लगा है या स्टॉक मार्केट फंड में ज्यादा पैसा लगा है? मनी मार्केट में। क्यों लगा है मनी मार्केट में ज्यादा पैसा? सेफ होता है ना। सेफ होता है। पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, एंड देयर टेकिंग द रिस्क, राइट? एक चीज मैं आपको बताता हूं फातिक, नुकसान हो देखो यार, जब स्टॉक्स में आ रहे हो तो आप ये देखो, पहले तो माइंडसेट बना के आओ कि मैं स्टॉक में आ रहा हूं, रिस्क लेके आ रहा हूं। बट एवरेज रिस्क वर्सेस एबनॉर्मल अनएवरेज रिस्क। नहीं, रिस्क तो वो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन आपने एक सर्टेन गुड कंपनीज आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी हम उसकी डेफिनेशन में नहीं जाते कि गुड कंपनीज क्या, तो वो हम नहीं जा रहे ना, हम नहीं जा रहे वहां पे, लेकिन गुड कंपनीज आपने कर ली। आप उन कंपनीज के अंदर मॉडल रिस्क, वो जो तुम्हारी लकी सीमेंट वाली बात है उसके अंदर बिल्कुल ठीक है। लकी सीमेंट वो वेट जो है वो ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन ठीक है, वो आपका कवर अप हो जाएगा वहां पे। बट व्हेन वी आर स्किपिंग द स्टेप ऑफ हाइलाइटिंग द ट्रू कंपनीज, हाइलाइटिंग द गुड कंपनीज व्हिच पीपल माइट गेट रॉन्ग, हाइलाइटिंग द गुड कंपनी के अंदर लकी सीमेंट अभी तेजी कर रहा है और उसके साथ एक कचरा स्टॉक है वो भी तेजी कर रहा है, फार्मास्यूटिकल के अंदर लोगों को लगेगा दोनों गुड स्टॉक है। मैं कह रहा हूं अगर वो स्टेप को आप स्किप कर रहे हैं, हाँ चलो, तो एवरेज इन्वेस्टिंग क्या बुरी है? मैं उसको स्किप नहीं करने का कह रहा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम इस डिस्कशन में नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, वो एक अलग है। बट तुमने भी उसके ऊपर बहुत कंटेंट अच्छा सा क्रिएट किया हुआ है, मैंने भी आगे प्लान किया हुआ है, उसके ऊपर करेंगे। द आइडिया इज टू
टेल पीपल की अच्छी कंपनीज कौन सी होती हैं, वो तुमने भी उसके अंदर रूल्स बनाए हुए हैं, हम लोगों को वही बताएं कैसे आइडेंटिफाई करो, कर लो। बट मैं वो अभी इस डिस्कशन के लिए वो स्टेप स्किप कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर वो ओके, तो लेट्स राउंड इट अप ना, राउंड इट अप। ठीक है, इफ यू डोंट नो नथिंग, सही है, ठीक है, आप पहली बार मनी मार्केट फंड से, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ये सोच के आ रहे हैं कि यार मैं नुकसान करने को तैयार हूं, बिकॉज इससे ज्यादा कंपाउंडिंग स्टेरॉइड टू माय मनी लग ही नहीं सकता। तो सही है। आपका पहला स्टेप है कि आप एवरेज ETF म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग करें, ठीक है, ठीक है। नाउ देयर इज समवन हु अंडरस्टैंड्स द एंटायर थिंग कि यार मुझे ये स्टॉक अच्छे हैं, इसमें री इन्वेस्टमेंट होती है, मुझे ये होता है, बहुत कम लोग होंगे बट दे अंडरस्टैंड इट and they can take the risk. Of course everybody should take the risk because it's important to take the risk, वरना वही थप्पड़ वाला कॉन्सेप्ट। then they should select with the age perspective कि अगर आपके पास लंबा होराइजन है, 5-7 लॉन्ग ग्रोथ ओनली स्टॉक्स लेके बैठ जाए, आपको साइकिल में प्ले करना है और लंबा ही काम करना है। साइकिल नो साइकिल, ग्रोथ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, सर्टेन पोर्शन ऑफ डिविडेंड स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो कि आपको इनकम क्रिएट करके दे, बिकॉज एक लंबा कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है ना, डिविडेंड आया उसको रीइन्वेस्ट किया एसआईपी के अंदर, एसआईपी निकल के आया उसको हमने सिक्लिकल्स के अंदर डाल दिया, सो ये भी हम लोग कर सकते हैं। बट एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जहां पे आप 4-5 आपके पास घोड़े हो जो कि तेज भागते हो, विच इज योर ग्रोथ स्टॉक, मंदी हो तेजी हो आपने उसको लेना है, देन 2-3 स्टॉक्स जो कि आपके इनकम पर्सपेक्टिव में निकलते हो, एंड आखिरी में 3-4 स्टॉक्स जिसके अंदर एंटी साइकिल आपको हो जाना है। साइकिल नो साइकिल, कीप इन्वेस्टिंग पर मंथ एंड यू विल मेक, और आपका रिटर्न मार्केट के 18% से बहुत ज्यादा हो। आप 7-8 साल के बाद यू विल रियलाइज कि यार ये जो लोग सिखा रहे थे ना साइकिल के साथ जाना है ऊपर, एंटी साइकिल में आप इन्वेस्ट करोगे और साइकिल जब चेंज होगी उसके बाद जब पैसे बनेंगे आपके अंधे पैसे होंगे। एग्जैक्टली मेरा बस ठीक है यहाँ पे आई थिंक ब्रॉडली हम अग्री कर गए हैं, बस एक फर्क प्रॉब्लम ये रह गया, मैं कह रहा हूँ कि साइकिल में जब नीचे जा रही हूँ चीजें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वहाँ पे जो स्टेप है अपना वो कंटिन्यू करो, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। मैं बस यहाँ पे लोगों को रेकमेंड करता हूँ क्योंकि उसके अंदर यही है कि कुछ लोग टाइमिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो एक डिबेट आ जाती है। हमारा पढ़ना नहीं है भाई एक सवाल आपने बोला है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं भी उस सवाल से तंग आया हूँ कि बॉस मैं ये स्टॉक अभी खरीदूं या 2 घंटे के बाद खरीदूं या 2 दिन बाद खरीदूं, अभी ऊपर बढ़ गया है मैं इसके नीचे आने का वेट करूं, भाई इसका मैं क्या करूं, मुझे बता दो यार। ऑनेस्टली इसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब ये है कि यार अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ना, आप तो जो समझ में आता है, जो रेट आपको समझ में आता है आप ले लो, कोई किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आपने गालियां ही देनी है, नीचे आ गया तो भी आपने गाली देनी है, ऊपर आ गया तो आप बोलोगे यार मैंने ज्यादा क्यों नहीं लिया। सो यू कैन ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स के फातिक कभी ना कभी अपना लिंक्डइन का मैसेज खोलेगा और जवाब दे देगा कि यार साजगार लेना है कि नहीं लेना है, ये लकी लेना है कि नहीं लेना है। देन द अदर थिंग इज कि यार क्या जरूरत है इन झंझटों में पड़ने की यार, चुपचाप महीने का एक सर्टेन पोर्शन एसआईपी करते रहो, चाहे उसके अंदर कुछ भी रेट हो यार। 900 रुपए पर कितने टाइम लकी फंसा रहा है? 8 महीने, 8-9 महीने, 1 साल फंसा रहा। ऐसी है। अब कोई एसआईपी कर रहा होता उसकी हिम्मत टूट गई होती, लेकिन अगर वो करता रहता था 1700 रुपए का रेट है, बिल्कुल सही है, 1700 रुपए का रेट है, मतलब वो एक्स होने के बाद जो भी हो गया। सो ये डजंट मैटर। आज कोई चीज बढ़ रही है ना, आज किसी को याद आया है कि फर्टिलाइजर के नंबर आए, वो नीचे आ गई है। मैं तो इसमें लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ईफर्ट का आईपीओ कितने पे हुआ था? 28 रुपए पे 2014 के अंदर। उस टाइम जब वो 28 से स्ट्रेट कैप लगी थी, 32 रुपए पे खुला था। उस टाइम लगा होगा 32 रुपए पे कि यार ये कितना महंगा हो गया, मैं इस पे लूं या ना लूं। आज लोग सिर्फ ख्वाहिश करेंगे कि 32 रुपए में मिल जाए, कहीं से मिल जाए, सेम गोज फॉर सीमेंट। 300 रुपए पे, 400 रुपए पे, 500 रुपए लकी मिल रहा था और दुआ करते थे। बट सो वंस अगेन आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सोच के करनी है कि यार ये नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, मुझे बैठना है इसके अंदर। बट ये कौन सा रेट है, क्या रेट है यार, कंप्लीटली इररिलेवेंट है। इट्स अ मार्केट गाइस, ये मार्केट है। मार्केट इज अ कलेक्टिव परसेप्शन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑपरेटिंग देयर ना, तो उसके अंदर कोई ये ऊपर भी चीज प्लस न्यूज प्लस रूमर प्लस मूड एंड मोमेंटम। आज किसी पॉलिटिशियन ने कोई बयान दे दिया, कल किसी पॉलिटिशियन ने कोई बयान दे दिया, कंपनीज का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। कोई कभी म्यूचुअल फंड की कोई रिडेम्पशन आ जाती है, वो मजबूर है सेल करना, कभी उसके पास पैसे आ जाते हैं, मजबूर है वो खरीदना, कोई बड़ा बायर आ जाता है, सेलर आ जाता है, कुड बी एनीथिंग। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स आउट देयर जो कि इस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप हर वक्त नहीं इस चीज को फॉलो कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। जो खुदा ना खास्ता अगर किसी ने गलत जवाब दे दिया ना, जिससे उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसने बोल दिया यार बंदा बहुत तंग कर रहा है, ले लो आज, और उसके बाद नुकसान ऐसा भी तो हो सकता है ना, तब जाए बोले कि यार ले लो आज, मैं कह रहा हूँ ये रेट अच्छा है और आपको पता है कि ये ऊपर बहुत ऊपर का रेट है, और फिर नीचे आ जाए तो फिर गले में आ जाती है। चलो यार, वोलेटिलिटी का मैंने यहाँ पे सवाल लिखा हुआ था, बट वो हमने डिस्कशन कर लिया पीएसएक्स की, तो वो उससे हम आगे बढ़ते हैं। यार एक रीसेंट जो एक चल रहा है ग्लोबल ट्रेड वॉर, टैरिफ, ये बड़ा एपिसोड चल रहा है इसके ऊपर। सो व्हाट आर योर थॉट्स के लोग इसमें क्या करें, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? यार ये ट्रेड वॉर से पहले कोविड था, कोविड से पहले कुछ और था,
ये तो अच्छा, ये ट्रेड वॉर 2018 में भी थी बाय द वे। हाँ, प्री कोविड भी थी, जब पहले सेमीकंडक्टर वाला हुआवे वाला चैप्टर चल रहा था। तो यार मुझे लगता है कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक चीज देख ली है, पाकिस्तान के बिजनेसेस आज वो लिस्टेड हैं जो कि 50 साल ना सरवाइव कर चुके हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। ये मार पीट के उनको ये भी पता है कि यार मुझे इलाके की तहसीलदार से कैसे बात करनी है, और उसको ये भी पता है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके बैठूंगा और ग्रुप बनाऊंगा तो वहां पे क्या बात करनी है, किससे मुझे क्या कराना है, किससे मुझे क्या कराना है। और गाइस, पाकिस्तान के बिजनेसेस आर नॉट दैट मच इंटरकनेक्टेड टू द वर्ल्ड। अगर फॉर एग्जांपल हम इंडिया चाइना होते, जहां पे इंडिया का भी क्या टेंशन हो रही होगी, एप्पल को क्या टेंशन हो रही होगी, ये टेंशन हो रही होगी यार डिजाइन्ड इन अमेरिका, मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया, तो यार अब मैं कैसे मैनेज करूं, डिजाइन वहां करूं या मैन्युफैक्चरिंग को वहां शिफ्ट करूं। वी आर इन अ वेरी बेसिक बेयर मिनिमम इंडस्ट्री। मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, आई थिंक 8-10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो थी, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि यार पाकिस्तान के एंगल से 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या दुनिया में ये लड़ाई झगड़ा होगा तो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी। एग्जैक्टली। अगर दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगी, पाकिस्तान 1.5 से 2 अरब डॉलर बचा लेगा। पाकिस्तान को 1.5 से 2 अरब डॉलर ऐसे चाहिए जैसे 200 अरब डॉलर बचा लिए पाकिस्तान ने। अब एक्सपोर्ट पे उठा के देखें, क्या हमारा कोई ऐसा एक्सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर जो कि ऐसा है कि पूरी दुनिया की ग्लोबल डायनेमिक्स में कि कहीं भी कोई बड़ा पार्ट प्ले करता हो? कहीं हम टॉप 10 लिस्ट में भी हो, मोजो के अलावा हम कहीं भी नहीं है, टॉप 10 लिस्ट में कम है ही, किसी भी जगह पे हम नहीं है। सो अगर डंपिंग होती है कि मतलब कि अमेरिका में माल नहीं जाता है तो किसी जगह से तो जाना है ना माल। अगर अमेरिका चाइना से नहीं जाता तो किसी जगह से जाना है, तो हो सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो। एक्सपोर्ट को आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, जब भी दुनिया के लिए बुराइयां होती है ना, पाकिस्तान के लिए अच्छाई उल्टा, पाकिस्तान इज एंटी इकोनॉमी, नाइजीरिया इज एंटी ग्लोबल कमोडिटी इंपोर्टर है, हम इंपोर्टर है। ऑयल सबसे बड़ी हमारी इंपोर्ट है, जहां से बात शुरू हुई थी। और ये नीजर क्रिएशन मार्केट्स का नजर भी आया था कि जब ये टैरिफ वगैरह शुरू हुआ तो ऑयल जो कि 70s और 80s के करीब चल रहा था, वो एकदम 59 पे ब्रेंट आ गया था। अभी शायद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट दिस इज अ रिएक्शन, और ये पाकिस्तान को हेल्प करता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं लोगों को एडिशनल बताता हूँ, वो ये कि ये बिल्कुल सही है, मेरा भी सिमिलर एनालिसिस होता है कि हमारे लिए और हमारा हर क्राइसिस, हमारा डॉलर शॉर्टेज क्राइसिस आया, एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस आया, तो हमारे लिए इसकी एक्सटर्नल अकाउंट इंप्लीकेशन जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारे लिए अच्छी है। 1.5-2 अरब डॉलर, वो डिपेंड करता है कमोडिटीज का क्या होता है, वो एक हमारी सेविंग आ जाती है। बट एक चीज जो मेरे ख्याल है लोगों को ट्रैक करनी चाहिए ना, वो ये ट्रैक करनी चाहिए कि हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज सो स्टूपिड, विच इज व्हाई वी एंड अप बीइंग एट द IMF डोर एवरी 5 years, कि हम इसका क्या करते हैं, इस एक जला देते हैं, रिजर्व बना लेते हैं अब हम इसका कर देंगे, क्योंकि ये ऑयल प्राइसेस का क्रैश तो 2015, 16, 17 में भी आया हुआ था, तो वहां हमने वो जलाने वाली चीज कर ली, इसके अंदर जो फुरकान ने बात करी है ना। तो अब यहाँ पर आई थिंक आप लोग भी इस चीज को ट्रैक करेंगे, हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू इट। क्या वो यही कॉशनरी स्टांस लेके चलते हैं, रिजर्व बिल्डअप करते हैं, या फिर वो पैसे अयाशी वही उड़ाने वाली कहानी करते हैं जो हम सेविंग्स वाली बात करते हैं। बाय द वे, वो इस चीज गवर्नमेंट पे भी अप्लाई करती है कि वो सेविंग करके उड़ाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं। या ट्रू। अच्छा यार, एंडिंग की तरफ चलते हैं फुरकान। one mistake you will never forget related to your investing? इतनी सारी है, कितना टाइम है सबसे बड़ी यार, मेरी जो जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक रही है ना, वो रही है अच्छा, ये स्टॉक पिकिंग की बात हो रही है। हम लोगों ने शुरू ऐसे किया था कि हम लोग थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस पे लेके जाएंगे, फिर हम स्टॉक मार्केट पे आए, बट ये मेरी पर्सनल चीज है यार। द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव इसकी, मुझे जब 2 स्टॉक नजर आते हैं और दोनों के अंदर सेम रिटर्न दिख रहा होता है ना, मतलब मैं जिसमें ज्यादा दिख रहा होता है, जिसमें कम दिख रहा होता है, मैं बोलता हूँ नहीं, कम नहीं चाहिए। एक वक्त आता है, ऐसी है 15, 16, 17 में जेन्युइनली यार स्टॉक में इतने पैसे बच रहे थे कि यार आपको कहीं नजर आ जाए ना, इसमें 30% की अपसाइड है, हटा यार ये 100 वाली निकाल, और उसमें यू फाइंड स्टॉक्स, चाहे कितने भी बड़े दिमाग के हों, यू फाइंड स्टूपिड तरीन, रिस्की तरीन स्टॉक्स, जो कि लास्ट 3 सालों के अंदर अच्छे इसलिए हो गए थे क्योंकि इकोनॉमी साथ दे रही थी, ग्रोथ आ गई थी, वो सब कुछ प्रोपेल करके आपको वो ऊपर नंबर्स दिखा रहे थे लास्ट 3 सालों की वो कंपनी, और हमें लग रहा था ये नॉर्मल है। और वहां पे फिर जब 100% निकालने की आप कोशिश करते हैं और उसमें जो नुकसान होता है, वो जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान वाज लिमिटेड। बट यार मैं असल में सोच क्या रहा था कि यार ये जो मैंने 22%, 23% का स्टॉक अगर मैंने निकाल लिया होता तो मेरा नुकसान होता कोई 10% का। आई थिंक मैं इसको इस तरह से करूंगा कि कैपिटल प्रिजर्वेशन को ना आप पहले अपना पहला ऑब्जेक्टिव ये बनाएं कि अब ऑब्वियसली स्टॉक्स आर रिस्की, बाय कैपिटल प्रिजर्वेशन आई मीन कि ट्राई टू गो फॉर बिजनेसेस दैट माइट ऑफर यू लोअर रिटर्न बट दे आर लेस वोलेटाइल, यस एग्जैक्टली, लेस रिस्क एज वेल। सो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनकी बाय बिजनेस नेचर वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब स्टील्स है, जो रीवार का सेगमेंट है, वो बाय नेचर वो बिजनेस सेगमेंट ही ऐसा है, उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है, बहुत वोलेटाइल है। एंड
ये जो तुमने पीरियड की बात करी 2017, वो आज तक उन प्राइसेस से मैं ख्याल है वो पता नहीं कितनी बहुत बड़ी नीचे। परसेंटेज हाँ, नीचे, वो हाँ, कभी हाँ, रिकवर नहीं हाँ, कर अभी तक सके, वापस नहीं आ सके। सो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट है कि गाइज थोड़ा कम रिटर्न एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो करें कि जो कि सुकून से रात की आपकी नींद आपको सुला सके उसके अंदर। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अबाउट, इफ यू जेन्युइनली कमिंग टू द स्टॉक मार्केट फॉर वेल्थ जनरेशन ना, आपको अच्छा नजर आएगा कि बहुत सारी कंपनीज आपके पास ऐसे पोर्टफोलियो में पड़ी होंगी जब तक वो एबनॉक्शियसली एक्सपेंसिव नहीं हो जाती ना, एक्सपेंसिव, एबनॉक्शियसली एक्सपेंसिव। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ ब्रोकर ने टारगेट प्राइस दी 1000 रुपए की, वो कंपनी पहुंच गई 950 रुपए, 1050 पे आपने बेच दिया। एबनॉक्शियसली एक्सपेंसिव का मतलब होता है 50-60% टारगेट प्राइस से ऊपर निकल गई है और उसके बाद भी ऊपर जा रही। नाउ इज द टाइम दैट यू पार्ट अवे फ्रॉम दीज ग्रोथ कंपनीज या फ्रॉम दी अच्छी कंपनीज, बिकॉज डिविडेंड वाले में तो कभी ऐसा होता नहीं है कि टारगेट प्राइसेस को 60-70% ऊपर चली जाए। सो ग्रोथ कंपनीज के अंदर आपको ऐसा होता है, इफ यू स्टिल लाइक द बिजनेस यू डोंट नीड टू सेल इट। आप सिर्फ SIP उसके अंदर रोकते हैं वगैरह वगैरह, बट मेरा ये मिस्टेक था कि मैं बड़ी बेहतर, क्योंकि उस वक्त तो कॉन्फिडेंस फुल प्रोपेल्ड होता है ना, मैंने ये बात इसलिए भी अभी निकाली है क्योंकि अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ही लाइक ऐसा हवा में है इस वक्त। लोग बता रहे हैं फोन कर करके, वीडियोस बना बना के कि मेरा 3 महीने का रिटर्न इतना है, मेरा 6 महीने का रिटर्न इतना है, मेरा साल का रिटर्न इतना है। प्रॉब्लम इज ये टाइड के साथ तो सब बनाएंगे पैसा। ये भैया आपको भी याद होगा 2016-17 के अंदर भी ऐसे बहुत सारे जो है ना, उस टाइम YouTube इतना ज्यादा नहीं होता था, उस वक्त WhatsApp पे वीडियोस होते थे। वो वीडियो याद है, वो जो बंदा एक पानी में से बाहर निकलता है और बोलता है कल साईं NRL ले लो, ATRL ले लो, ये ले लो, याद है? और हम सारे फंड मैनेजर्स उठा के, हम सारे ब्रोकर कहते थे यार ये बंदा पानी में से बाहर निकल के ये टिपे दे रहा है, अगले दिन 5-5 कैप लग रहे हैं, मतलब इस बाजार को हो गया। ऐसे ही होता है बिल्कुल इसके अंदर। अच्छा, इसी को रिवर्स करते हैं फुरकान, मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कोई जो है, अगर कोई कॉल हो ऐसी और उसके पीछे क्या रैशनल, यू वांट एग्जैक्ट कॉल और मे बी अ केस स्टडी, मतलब कोई उसके पीछे थॉट प्रोसेस बता दो यार। बहुत सारी, लेटली फार्मा, उससे पहले सीमेंट्स, ठट्टा सीमेंट। फार्मा के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस था यार। व्हाट वाज देयर प्रॉब्लम? देयर प्रॉब्लम वाज कि उनको प्राइस बढ़ाने की इजाजत नहीं देते। दूसरा प्रॉब्लम वाज कि सारी की सारी दवाइयां बाहर से आती है, API बाहर से आता है। एक और प्रॉब्लम वाज कि एकदम से रुपया हो गया था डिप्रिशिएट, जिनके बाद इनको फांसी लगाने के भी पैसे नहीं थे। सीरियस बता रहा हूं, जहर खाने के भी पैसे नहीं थे इनके पास, ये हालत थी। ठीक है, बट ये वो सेक्टर है जिसके अंदर दवाइयां बिकनी है, ऐसी है। ये वो सेक्टर है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इजाजत देनी ही देनी है। ये वो सेक्टर है जिसके अंदर आप या तो दवाइयां शॉर्ट होंगी तो और महंगी बिकेंगी, और अगर सही दाम पे बिकेंगी तो आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है। दैट वाज द कॉल। गवर्नमेंट आई थिंक मार्च में लास्ट ईयर उसको अनलॉक कर दिया। गवर्नमेंट का नॉन एसेंशियल एसेंशियल को कर दो। इट वाज अ क्लियर कट 3 times 4 times स्टोरी। और अभी भी आई थिंक फार्मा सेक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ बाय कॉल, दिस इज अ रिकमेंडेशन, इट्स नॉट, बट आई एम जस्ट सेइंग हमें जो पहले फार्मास्यूटिकल को हम 15 का PE मल्टीपल देते थे ना, मुझे लगता है हम गलत देते थे। बिल्कुल सही है। उस टाइम स्टोरी जो थी वो जबकि कंस्ट्रेंड एक एनवायरनमेंट होते थे, आज नहीं है, आज वो नहीं है, आज नहीं है। तो आई थिंक उस टाइम पे वी वर वैल्यूइंग द स्टॉक रॉन्ग बिकॉज़ वी डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस कि कंज्यूमर के अंदर जहां पे आप खुली पास ऑन कर सकते हो। आपकी क्या कंपनी है? लिक्विडिटी नहीं थी, नहीं आपके पास नहीं, ऑप्शन नहीं थे। ऑप्शन तो हमें फार्मा को उठा के हम लोग करते थे 15 की PE मल्टीपल के ऊपर, बट तब भी प्राइस लॉक थी। ऐसे ही है। एक सीजन आता था जिसके अंदर रुपया डिप्रिशिएट नहीं होता था और आप पागलों की तरह पैसे कमाते थे, बट अब फिर रुपया डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है। नॉट सेइंग इट्स अ क्लियर कट थिंग, रुपया डिप्रिशिएशन फिर 5-7% हो सकता है, बट अगर मैं जो चीज बनाता हूं उसकी चीज महंगी हो जाती है तो मैं आगे पास थ्रू भी तो कर सकता हूं। तो दैट वर्कड आउट रियली वेल। और उसके अंदर फिर वो निटी-ग्रिटी में आई डोंट वांट टू गो कि वो आप मल्टीनेशनल लोगे या लोकल लोगे, वो मिस प्राइसिंग, मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक वीडियो बनाई थी फार्मा सेक्टर समझाने के लिए कि यार मिस प्राइसिंग में क्या करना होता है और आपको जब ऐसी चीजें मिलती हैं तो आपको क्या करना होता है। जिसमें पहली चीज आ रही है तो यू वुड चूज जिसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान है, but then after some time you would want to choose something else, but that is totally dependent upon you. उससे पहले वो ठट्टा सीमेंट था, सीमेंट के डिस्पैच। एक और बहुत अच्छा यूज केस, अगर पूरी सेक्टर मिल्क बांट के माल बेचता है और उसमें एक कंपनी है जो कि इतनी छोटी है जो कि किसी को हर्ट भी नहीं करेगी लेकिन माल ज्यादा बेचना शुरू कर देती है, दैट इज लाइक 30 रुपए का स्टॉक 200 रुपए का। सो ऐसी तो ये तो आती रही यार। मैंने 16 रुपए के लेके 17 रुपए का बेच दिया। अरे चीता। खैर, आखिरी बात करते हैं फुरकान, एनी फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस या कोई रिसोर्सेज? एक तो मैं तो खुद लोगों को गाइड करता हूँ कि भाई बेसिक्स के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना आज के दिन कंटेंट नहीं है। गो टू इन्वेस्टकार कि इनका चैनल देखो, इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बट फिर भी अगर एनीथिंग अदर देन योर ओन चैनल, कोई रिसोर्सेज हैं दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि लोग फॉलो। मैं यहाँ पे 3 मिनट लूंगा। हाँ ठीक है। सबसे पहले मैं किताबों के एंगल पे बात करता हूँ। एवरीबडी शुड रीड 2 बुक्स। मॉर्गन हाउसेल की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सेम एज एवर।
ये जितनी हमने रिस्क की बात की ना कि रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क क्या होता है, वो बंदे ने ऐसी ऐसी डेफिनेशंस रिस्क की दी हैं, यू कांट इवन बिलीव इट। सेम एज एवर मॉर्गन हाउसल की, ठीक है, वो कहता है ह्यूमंस रिमेन द सेम। कभी ऑयल क्राइसिस आएगा, कभी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी रशिया यूक्रेन को पकड़ लेगा, कभी ईरान इराक वॉर हो जाएगी। ह्यूमंस, वी जो कि एक्चुअली खरीद रहे होते हैं चीजें जिससे कंपनियां चल रही होती है, वी स्टे सेम एज एवर। और साइकोलॉजी ऑफ मनी जो आपको बताता है कि यार हाउ पर्सनल फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल का आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं फिर भी बताऊंगा। मैंने जब शुरू किया था, वहीं पे हम लोग एंड करते हैं जहां पे आपने मुझसे मेरे वालिद का पूछा था। अगर मेरे वालिद को उस वक्त किसी ने कह दिया होता ना कि शमशू भाई, उनका नाम शमशू भाई है, कि आप एक काम करो, आप महीने के 1-2 लाख रुपए लगाते हो ना, उसमें से आधा म्यूचुअल फंड के स्टॉक मार्केट फंड के अंदर या मनी मार्केट के अंदर डाल दो और आधे से रिस्क करो, उनका कंपाउंडिंग भी चलती रहती और वो साथ साथ सीखते भी रहते। तो कोई भी अगर यहाँ पे सुन रहा है और नया बंदा है, वो मुझे नहीं जानता है, कभी भी नहीं जानता है, याद रखिएगा हर बंदे को स्टॉक पिकिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आप कर लेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे, बट जो आधा आगे है ना, एवरेज आगे, वो भी पूरे 99% पाकिस्तान से आगे। अगर आपका 18% वाला भी आगे है ना, आप जब पीछे देखेंगे कोई होगा ही नहीं। आप उससे भी आगे जाना चाहते हैं तो भाई टॉप 1% में पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। फिर टॉप किसी को टॉप 0.1% पे पहुंचना होता है, वो आपकी मर्जी है। बट स्टार्ट ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग, कीप सम मनी ऑन द साइड एंड डू डायरेक्ट स्टॉक्स। डायरेक्ट स्टॉक्स दिमाग को खोलेगा, बिजनेस को समझना कैसे, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा, जो कि आप किसी अपने बॉस के साथ बैठेंगे, उसको जब 4 बातें बताएंगे, सर ऑयल ऐसे चलता है, सर सीमेंट ऐसा चलता है, सर स्टील ऐसे चलता है, वो भी काम आएगा आपको और आप अपने पैसे भी ग्रो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता है, स्टार्ट पैसिव, बट स्टार्ट इट। बिकॉज वो जो आईने वाली एग्जांपल मैंने दी थी जिसमें आपकी फैमिली और आपको देख रहे हैं कि बाबा अगर आपने ये कर दिया होता तो मैं यहां होता, अब आपने नहीं किया है तो मैं यहां हूं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चलें, थैंक यू सो मच गाइस। काफ़ी लंबी हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग करी है, तो बियरिंग विद अस इतना लंबा, आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको ख़त्म तक पहुंचाया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू थैंक फुरकान, ये अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आज आया है यहाँ पर मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फुरकान। थैंक यू फातिक फॉर इनवाइटिंग मी। यू गाइस आर डूइंग रियली गुड जॉब। जिस तरह मैंने बताया था कि एक एप्लीकेशन है जो बिल्कुल अलग दिखती है। थैंक यू गाइस, यू आर डूइंग रियली गुड जॉब, जस्ट कीप इट अप। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।